दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक घटना अभी आपको याद होगी, यहाँ पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक गली के गुंडों की तरह एक आम आदमी को पीटते हुए नजर आए थे। तमाम उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हुई और लोगों ने काफ़ी पूछा भी इसमें कि भाई एक आप कैबिनेट मंत्री हो या सड़क छाप गुंडे हो, आप जिस प्रकार से आप लड़ाई उसमें कर रहे हो। लेकिन उसके बाद भी मंत्री जो कैबिनेट मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती, उनका नाम उसमें नहीं आता है, केवल मंत्री जी उसमें लिखा जाता है। ऋषिकेश की जनता काफ़ी हल्ला करती है, थाने का घेराव भी करती है, उसके बाद कहीं मंत्री जी का नाम उसमें आता है। आज मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोबारा से जो सुरेंद्र सिंह नेगी है, जो हाथापाई हुई थी, जो उसमें पीटे गए थे, उनकी वाइफ आज हमारे साथ है और ठीक प्रेस क्लब देहरादून में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। क्योंकि कई वीडियो आपने दोबारा भी देखी होगी जहां पर सीएम से मिलने की कोशिश जो सुरेंद्र सिंह नेगी है उनकी वाइफ ने की थी, लेकिन उनसे सीएम से मुलाकात नहीं हो पाई, उनको रोका जा रहा था। आज प्रेस क्लब में आए हैं मैडम, क्या कुछ है कारण? आज हम देख रहे थे काफ़ी समय से बहुचर्चित, ये पूरा उत्तराखंड में नहीं पूरा देश में ये मामला उठा हुआ है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत आन पड़ी? जी नमस्कार, मैं हूं दमयंती नेगी, वाइफ ऑफ श्री सुरेंद्र सिंह नेगी। क्योंकि ये प्रेस क्लब की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब हमारे न्याय व्यवस्था डगमगा रही है तो मुझे इस प्रेस क्लब में आना पड़ा और इस उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से आह्वान करती हूँ कि हमने एक महापंचायत रखी है ऋषिकेश गुमानीवाला में, और जब हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी डगमगा रही है, कहीं से न्याय का कोई स्रोत नहीं दिख रहा है, कहीं दूर दूर तक हमें आज 18 दिन हो गए हैं, न्याय की कोई गुजारिश नहीं दिख रही है। मुख्यमंत्री हो चाहे राज्यपाल हो, कहीं भी हमें सब जगह घूमे, ना ही हमें कोई मिलने देता और ना ही हमें न्याय की कहीं कि हमें न्याय मिलने। किस तरीके का न्याय? क्योंकि काफ़ी बवाल हुआ था, थाने का घेराव भी उसमें हुआ था, तो किस तरीके का न्याय आपको चाहिए? क्योंकि लगातार ऋषिकेश की जनता ने थाने का घेराव भी उसमें किया था और उसके बाद जो मंत्री जी पर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी, अब क्या कुछ नहीं हो पा रहा है? जी, ये यहाँ तक सब चीज़ हो गया। एफआईआर हमने जब बड़ी संख्या में जनता ने हमारा साथ दिया, तब उसके बाद 3 दिन के बाद तो एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद भी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम चाहते हैं कि अगर एक मंत्री लेवल का आदमी अगर इस तरह गुंडागर्दी करता रहे और वो अभी तक मंत्री पद पर बना है तो क्या वो हमें न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब मंत्री अपने पद पे बना हुआ है तो हमें न्याय के कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए और हमारी इस जांच को पूरी तरीके से न्याय दिया जाए। आपको लग रहा है मंत्री पद से बर्खास्त होंगे? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल कोई पहला मामला नहीं है। जब उन्होंने अपने बेटे को आउटसोर्स से लगाया था उस समय भी मांग उठी थी, उस समय विधानसभा जो भर्ती घोटाला था उस पर भी मांग उठी थी, जितने भी कर्मचारी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी याचिका थी वो निरस्त कर दी, लेकिन मंत्री जी का तब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मंत्री जी का तब भी कुछ नहीं बिगड़ा जब कंपनी के खर्चे पे वो बाहर चले गए, तब भी मंत्री जी का कुछ नहीं बिगड़ा। भाई साहब उनके दोस्त हैं नेगी जी के, आपको लग रहा है कि कुछ बिगड़ेगा अभी भी? देखिएगा, पहली चीज़ तो यह है कि उनको ये करने की ज़रूरत क्या है। देखिएगा, जिस हिसाब से अभी भाभी जी ने बताया कि किस तरह से एफआईआर हुई, क्या करके एफआईआर मतलब हो पाई जनता के दबाव में, ये सारा उनका ही मंत्री पद का प्रभाव है। और जब तक ये प्रभाव रहेगा तब तक न्याय की उम्मीद करना एक बेईमानी जैसा है। और जहाँ तक हम रही बात की, इसकी बात रही कि उन्हें पद मुक्त किया जाएगा, उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल हमसे नहीं है। सबसे बड़ा सवाल उस ईमानदार सरकार से है जो अपने आप को ईमानदार बोलने का ढोंग पीट रही है, उसका डब्बा बजा रही है कि मैं ईमानदार हूँ, हम भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस की गवर्नमेंट है हमारी। तो मुझे लगता है कि जीरो टॉलरेंस उन्हें दिखाना चाहिए। और अगर मैं इस बात को सिर्फ सरकार से नहीं कह रहा हूँ, मैं मंत्री जी से भी इस बात को कह रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि आपको, जब तक आप इस मामले से बरी नहीं हो जाते, अगर आप बिल्कुल भी आपकी कोई गलती नहीं है तो आप जब तक इससे बरी नहीं हो जाते तब तक आपको खुद भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए कि मैं तब तक नैतिकता के आधार पर अपने आप को प्रस्तुत करता हूँ जांच के लिए। लेकिन देखिएगा, नैतिकता उनके साथ बोलना और जिस हिसाब से सरकार ने अभी इतने दिनों तक हमारे साथ खेल खेला है, इस तरह से नैतिकता की उम्मीद करना बेईमानी जैसा है इनके साथ। बिल्कुल खेल खेला है। और वो जब इतना हाईलाइट मामला रहा, तमाम उत्तराखंड में सोशल मीडिया में यही छाए रहे, उसके बाद भी न्याय नहीं मिल रहा। तो आप सोचिएगा
उत्तराखंड में लॉ एंड ऑर्डर न्याय व्यवस्था किस प्रकार से। परवीन भारद्वाज का हम कई बार एग्जांपल इसलिए देते हैं, जिसके घर पर हमला हो जाता है 307 उसके ऊपर लग जाती है, लेकिन अभी तक वो 307 नहीं हटती। तो ये न्याय व्यवस्था है उत्तराखंड में। एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे, तमाम संगठन हैं उत्तराखंड में, कुछ भी अगर आप हिंदू के प्रति कुछ बोल दो, मुस्लिम के प्रति कुछ बोल दो, या मतलब कुछ हिंदू मुस्लिम की बातें कर दो, तो तमाम संगठन यहाँ पर आ जाते हैं। आरएसएस से जुड़े रहे हैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी, कुछ मदद के लिए आ रहे हैं कि खाली बैग और डंडा ढोने के लिए ही खाली ये संगठन के जितने भी लोग होते हैं? देखिएगा, आरएसएस से हमें बहुत उम्मीद थी, जो एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पिछले 10-12 साल के करीब उनको हो चुका है। एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज बोलूँ तो शायद 10 साल के आसपास उनको हो गया है। तो एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह वो काम कर रहे हैं, गौ सेवक हैं। आई थिंक अगर आप ऋषिकेश में पता करेंगे तो गौ सेवा में अग्रणी नामों में नाम आता है सुरेंद्र सिंह नेगी का। अब जिस हिसाब से आरएसएस का रवैया रहा है उसको लेकर के, और फिर उसके ऊपर जिसे देखिए ना, जले पे नमक की बात है कि महेंद्र भट्ट जी आकर के बयान दे रहे हैं कि चलो पीटने वाला भी हमारा ही है और पिटने वाला भी हमारा ही है, तो ये तो घर की बात हो गई। तो मुझे लगता है कि महेंद्र भट्ट जी को भी समझना चाहिए कि अगर बड़े और छोटे में लड़ाई हो रही है तो छोटे को माफ़ किया जाता है या छोटे को कम हिदायत दी जाती है, बड़े को सज़ा दी जाती है। यहाँ तो बड़े को खुलेआम छोड़ा हुआ है पूरी ताकत से भी न्याय की हो रही है। अगर न्याय की भी बात करें तो देखिएगा, उनके मुझे नहीं लगता कि उनके खुद के संगठन उनके लिए इस तरह की हरकतें कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा, एक जैसे हम लोग कहेंगे कि एक तरह का 2 तरीके की बात है। नुपुर शर्मा ने सिर्फ एक बाइट दी है कि अगर आप ऐसा करोगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, ये करेंगे। संगठन ने उसे निकाला है। एक मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर है, जिसने इतनी कर दी है और अपने कार्यकर्ता के साथ कर दी है, उसको अभी तक आपने बना के रखा हुआ। तो ये संविधान, तो मुझे लगता है कि इनके अपने घर के अंदर संविधान की कमी है, या इनको पढ़ लेना चाहिए। सोचने की बात है। बड़े बड़े बैनर पोस्टरों में संकल्प नहीं उत्तराखंड का लगाने से, या डबल इंजन की सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार लिख देने से मात्र, या विज्ञापन छपवा देने से वो चीज़ें धरातल पर साकार नहीं होती। धरातल पर उसे दिखाना पड़ता है एक्शन लेके, जो अभी तक एक्शन सरकार नहीं ले पाई। मैं देख रहा हूँ कि मंत्री के आवास में बहुत सिक्योरिटी लगी हुई है। जब से ये पूरा मामला हुआ है, मंत्री जी को डर है कि कहीं कुछ ना हो। आप लोगों को भी सिक्योरिटी की जरूरत है, कुछ सिक्योरिटी की बात हुई है इस बीच? जी नहीं, सिक्योरिटी तो हमें नहीं दी गई है। जब जनता ने फोर्स किया उसके बाद दी गई हमें एक सिक्योरिटी, वो भी दिन में। रात में हमारे बगल पड़ोसी, हमारे भाई बंधु जितने भी हमारे मेरे पति के दोस्त हैं, वो रात में सिक्योरिटी देते हैं। जी, सिक्योरिटी मतलब नहीं दी गई, कुछ डर है अभी आपको इस? जी बहुत डर है। जिस प्रकार से उन्होंने खुलेआम धमकी दी है कि सुरेंद्र सिंह नेगी तुझे तो क्या, मैं तेरे पूरे परिवार को गायब कर दूंगा, उस प्रकार से मेरे पूरे परिवार को इतनी ज़्यादा बुरी हालत में है कि मैं कुछ बता नहीं सकती। एक वीडियो हम लोग देख रहे थे जहां पर आप धामी से मिलने जा रहे थे और लोग आपको, पुलिस के लोग आपको पकड़ रहे थे, क्या कुछ था वो मामला, किस लिए मिलने जा रहे थे आप? जी, जब मैं 2 दिन से चक्कर काट रही थी देहरादून के कि मैं सीएम धामी के समक्ष अपनी बात रखूंगी और हमारे राज्यपाल के समक्ष अपनी बात रखूंगी, लेकिन वहाँ से मुझे मिलने की परमिशन नहीं दी जाती। तो मुझे पता चला कि हमारे सीएम धामी जी हमारे ऋषिकेश आ रहे हैं। तो मैंने अपने हाथों से एक लेटर लिखा और मैं वहाँ पहुँची तो मैंने वहाँ पे धामी जी का कार्यक्रम है, वो स्पीच सुनी, काफ़ी देर तक उन्हीं स्पीच हुई। मैं 1 घंटे पहले से पहुँच रखी हूँ वहाँ पे, उनकी स्पीच सुनी, आराम से सुनी, क्योंकि वो एक वैसा कार्यक्रम था जिसमें हमें कोई हल्ला गुल्ला करने का कोई शौक नहीं था। मैंने तो मात्र अपने धामी जी को एक लेटर देना था जिसमें जो मैंने अपने हाथों से लिखा था। लेकिन उसमें ये होता है कि पुलिस वाले मुझे जबरन अंदर ले जाते हैं। वहाँ उन्होंने मुझे 1 घंटे तक बंधक बना के टॉर्चर किया, और उसके बाद जब मैं बाहर आती हूँ तो वहाँ पर मुझे वो ज़बरदस्ती, वो देखा होगा आपने वो वीडियो कि हमारे पांडे जी थाना है ना, कोतवाली थाना के वो हमारे पांडे जी हैं, जो मुझे जबरन खींचते हुए गाड़ी तक पहुंचाते हैं और गाड़ी में बिठा के मुझे हम घर तक पहुंचाते हैं और घर में 2 घंटे तक मुझे बंधक बना के रखते हैं, जब तक हमारे सीएम धामी जी और राज्यपाल वहाँ से जाते नहीं हैं। आप इस चीज़ को देखिएगा सर कि महिला पुलिस वहाँ पे है, महिला दरोगा वहाँ पे थी, सब कुछ वहाँ पे था, पूरा फोर्स लगा था क्योंकि राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सुरक्षा का मामला था। लेकिन इस दौरान भी क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको कि एक एसएचओ को जाकर के मैन हैंडलिंग करने की पूरी तरह से, कि वो इस मामले को देखिएगा, एक सेंसिटिव मुद्दा है, आप एक सेंसिटिविटी के साथ भी आप उसको हैंडल कर सकते हैं। आई थिंक ये जो ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है उनका, लेकिन आपने फिर उसे इस तरह से, आपने देखा होगा पूरा उसमें इनका हाथ पकड़ के खींचते हुए लेके जा रहे हैं।
और पुलिस इस तरह से बिहेव कर रही है, तो अब किसी के दबाव में तो बिहेव कर रही है। अच्छा, ये लड़ाई पूरी हुई क्यों? क्योंकि कई लोग अलग अलग सवाल उठा रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि उन्होंने खाली ये बोला था कि विधायक जी, वो चिढ़ गए थे इस बात पे कि आपने विधायक क्यों बोला, मैं तो मंत्री हूँ। कुछ बोल रहे थे कि आपसे कुछ पुराना उनका नहीं, विवाद देखिए- था भूमि का। देखिए, ये लड़ाई हुई क्यों एक्चुअल में? वो लौट रहे थे मार्केट से, और मार्केट से लौटते हुए एम्स की तरफ जा रहे थे अपने घर की तरफ को। तो वो ये दोनों बाइक में थे। तो बाइक में ये जब अपनी कार में थे मंत्री जी, तो मंत्री जी ने क्या किया, सबसे पहले कि सुरेंद्र नेगी पीछे बैठे हुए थे, मंत्री जी ने पहले शीशा नीचे किया और उससे पूछा कि क्या बोल रहा बे, इसी तरह से। तो उन्होंने कहा नहीं मंत्री जी आपके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, कि तूने बड़ा खून पी रखा है, तूने नाक में दम कर रखा है। और गाड़ी क्योंकि पास थी बाइक, तो उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोल के 2 बार दरवाज़ा उनके पैर पे दे मारा। तो फिर उन्होंने पलट के पूछा कि क्या बदतमीजी है, क्या क्या कर रहे हो आप मंत्री जी, कर क्या रहे हो गया, आप पहचान नहीं रहे हो मुझे? तो उतर गए। इतने में फिर वो उतरे और फिर उन्होंने मारा, उसके बाद गनर ने मारा, उसके बाद तो तमाम सोशल मीडिया पे भी, और मुझे लगता है कि अगर सोशल मीडिया पे शायद वो वीडियो उस समय नहीं बनी होती, लोगों ने नहीं बनाई होती, तो शायद ये मामला बुरी तरह से फंसा चुके होते हो, बहुत बुरी तरह से फंसा चुके होते। वो तो हम उस पर्सन का भी थैंक यू बोलते हैं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से भी, अपने साथियों की तरफ से, परिवार की तरफ से भी हम उन लोगों का थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने वीडियो रिलीज करी है। और क्योंकि जहाँ तक हमें खबर आई है, क्योंकि उस पूरे लेन के सीसीटीवी कैमरे के डेटा उड़ाने के आदेश मिल गए हैं कि वहाँ डेटा सीसीटीवी कैमरे का ना मिले। लेकिन थैंक यू सो मच जिन्होंने भी वो वीडियो हम तक पहुँचाए हैं, उनकी वजह से बहुत मदद हुई है, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि मदद मिलेगी। चलिए, अब ये लड़ाई मैं मानता हूँ कि मात्र सुरेंद्र सिंह नेगी की नहीं रही है, ये लड़ाई पूरे अब उत्तराखंड, पूरे भारतवर्ष की हो चुकी है। आम आदमी वर्सेस खास आदमी की लड़ाई हो चुकी है। अब देखते हैं न्याय किसको मिलता है, आम आदमी को न्याय मिल पाता है या फिर वो खास आदमी को न्याय मिलेगा जो बोल रहे हैं। एक आह्वान भी कुछ करना चाह रहे हैं जाते जाते? मैं तमाम उत्तराखंड की जनता के माध्यम से हम लोग आप सभी से आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में 25 तारीख को जो महापंचायत होने वाली है ऋषिकेश में गुमानेवाला स्थित शहीद अमित स्मारक पे, आप सभी लोग 25 तारीख को सायं 4 बजे हमारी आवाज़ को बुलंद करने, इस परिवार को न्याय दिलाने और इस तरह की तमाम घटनाओं पर रोक लगाने के लिए, जो मानसिकता है कि अगर आपके हाथ में सरकार है, आपके हाथ में सिस्टम है, तो आप राह चलते किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं, इस तमाम इस तरह के व्यवहार पर रोक लगाने के लिए एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। तमाम उत्तराखंड, चाहे आप कहीं से हैं, आप उत्तरकाशी से हैं, आप माना से हैं, आप चमोली से, गैरसैंण, कुमाऊं, या आप दिल्ली, देहरादून, कहीं से भी हैं, जहां तक आप हमारी बात सुन पा रहे हैं, बड़ी संख्या में आप लोग वहां पहुंचे और इन लोगों को ये ज़रूर मैसेज दे दें कि अब ये गए दिन की बात हो गई कि आप इस तरह से जनता को प्रताड़ित कर सकते हैं। आपकी प्रताड़ना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, एक आह्वान भी क्या है 25 तारीख को, और वाकई में आप चाहते हैं कि सुरेंद्र सिंह नेगी को इंसाफ मिले, तमाम उन लोगों को इंसाफ मिले जो आम वर्सेस खास की लड़ाई ये जो हो चुकी है, जो आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल पाता। तो 25 तारीख को जरूर आइए, क्योंकि उनकी बीवी आह्वान कर रही है कि जो अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर इनका सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए विजयपथ न्यूज़ पर।